Hello everyone. In our first chapter we have studied bipolar world. Bipolar world was divided into two poles. So in this lesson we will study about end of the bipolarity. Bipolar world कैसे समाप्त हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, कैसे उसका अंत हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो स्टूडेंट 1917 से पहले सोवियत यूनियन में जार का शासन था. जार वहाँ के सम्राट को कहते हैं और वहाँ का सम्राट भी ऐसा ही था जैसे कि एक निरंकुश राजा होता है. उसने किसी तरह के राइट्स लोगों को नहीं दिए हुए थे और पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा था वहाँ की लोगों को, वहाँ की प्रजा को. 1917 में साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ा रिवोल्ट वहाँ पर किया और ये विश्व का शायद सबसे बड़ा रिवोल्ट था जिसने कि वहाँ से जार प्रथा को ख़त्म किया. जार वहाँ से चला गया और उसके बाद सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया. कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में सोवियत यूनियन ने बहुत तरक्की की. हालांकि ये सिस्टम भी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं था. जो रूल था या जो पावर्स थी वो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में थी, लेकिन फिर भी लोगों को जार के शासन से काफ़ी अच्छा लगा. उनको लगा कि कम से कम अब एक ऐसी पार्टी है जो पूरी पार्टी सोवियत यूनियन को तरक्की की तरफ ले जाएगी, और ऐसा हुआ भी. सोवियत यूनियन ने इस क्रांति के बाद, इस रेवोल्यूशन के बाद बहुत प्रोग्रेस की और यूएस को छोड़कर ये वर्ल्ड की एक ताकत बन गया. यूएस तो ताकत था ही, एक यूनिकॉर्न पार तो बाद में बना है बाइपोलर वर्ल्ड के बाद, लेकिन अमेरिका को छोड़कर सोवियत यूनियन विश्व की एक बड़ी शक्ति बन गया. चाहे वो एग्रीकल्चर था, चाहे वो इंडस्ट्रीज थी और चाहे टेक्नोलॉजी थी, हर एक क्षेत्र में उसने बहुत तरक्की की. सोवियत यूनियन अपने आप में एक बहुत ही रिसोर्सफुल, कह लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर भरे पड़े थे, जिसका कि उसने पूरा सदुपयोग किया. एरिया वाइज भी सोवियत यूनियन एक बहुत बड़ा देश था. ऐसे में उसने अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव बनाया, बहुत तरक्की की. और हुआ ये कि ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे वो भी सोवियत यूनियन के साथ आने को तैयार हो गए. उन्होंने भी सोचा कि अगर वो सोवियत यूनियन जैसी बड़ी पावर के साथ जाएंगे तो वो तरक्की कर सकते हैं. अब प्रश्न ये उठता है कि सोवियत सिस्टम क्या था. सो स्टूडेंट, सोवियत सिस्टम में भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी. यहाँ पर वन पार्टी रूल था, एक ही पार्टी थी. अगर इलेक्शन होने हैं और 4 लोग खड़े होने हैं तो उनका कंसर्न कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी से होना चाहिए. कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहाँ पर और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी. तो कम्युनिस्ट विचारधारा के अलावा कोई और विचारधारा वहाँ पर नहीं पनपी, ना ही ये कह लीजिए आने दी. और जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब स्टेट के अंडर रहे. वहाँ पर लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी. जो वहाँ पर स्टेट ने काम किसी को दे दिया वही काम वहाँ पर करेंगे. ना तो आपकी अपनी पर्सनल फार्मिंग है, ना ही आपकी कोई पर्सनल इंडस्ट्री है. जो कुछ है वो सब स्टेट का है. तो प्रोग्रेस हुई है. सोवियत जो कंट्री है वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ पर बहुत तरक्की की है. लेकिन अगर हम ये कहें कि वहाँ पर 100% डेमोक्रेसी थी तो ऐसा नहीं था. और यही सोवियत सिस्टम था जहाँ पर लोगों को कम आज़ादी थी, चाहे वो पॉलिटिकल कह लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिकल कह लीजिए, बहुत कम. और ना ही बोलने की आज़ादी थी. कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट वहाँ पर नहीं बोल सकता था. स्टूडेंट्स, आज भी आप देख लीजिए जो सोवियत यूनियन का एट प्रेजेंट रशिया है जो वहाँ से टूट गया है, वहाँ पर भी अभी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है. और पुतिन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हमेशा के लिए वो वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और शायद वहाँ पर अब इलेक्शन नहीं होगा. चाइना इज़ द सेम, वहाँ पर भी ऐसा ही है. जो वहाँ के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वहाँ पर भी दूसरे इलेक्शन की हम नहीं कर सकते. तो कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेड्स ही ऐसे हैं कि उसमें डेमोक्रेसी की गुंजाइश बहुत कम है और यही सोवियत सिस्टम था. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोवियत सिस्टम. सोवियत सिस्टम क्या है? जहाँ लोगों को पॉलिटिकल और
इकोनॉमिकल या और कह लीजिए लिबर्टी, बोलने की आज़ादी बहुत कम है। बहुत कम आज़ादी वहाँ पर लोगों को मिली हुई है। डेमोक्रेसी वहाँ पर पार्शियल डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर है। यही सोवियत सिस्टम था। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।